गरीब बहू को मिला एसी वाला किचन। बस बस जीती रहो बहू और सदा सुहागन रहो। अच्छा, अपनी पहली रसोई को बहुत अच्छे से बनाना और मीठे में मूंग दाल का हलवा जरूर बनाना। हमारे यहाँ यही बनता है। और हाँ बहू, खाना बनाने से पहले चूल्हे की पूजा जरूर कर देना। जी माँ जी। माँ जी, आप किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए, हम पीहू को बता देंगे और उसे रसोई भी दिखा देंगे। आप निश्चिंत रहिए। हाँ माँ जी, आप आराम कीजिए, गर्मी बहुत हो रही है, आप अपनी एसी वाले कमरे में जाइए। ठीक है बहू। तब सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है। मंजली बहू केसर का दूध देती है। वहीं आकांक्षा पीहू को घर के बाहर आंगन में बने हुए चूल्हे के पास ले जाती है, जहां गर्मी से खड़े खड़े दोनों को ही पसीने आ जाते हैं। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी हो रही है, मुझे यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन पीहू, जैसा कि माँ जी ने कहा है, तुम्हें चूल्हे की पूजा करनी है, उसके बाद पहली रसोई वाला खाना बनाना है, तो बनाना शुरू करो। जेठानी जी, आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी मेरी पहली रसोई इस चूल्हे पर और इतनी गर्मी में बाहर होगी। हाँ, अब इस बात का क्या मैं एग्रीमेंट बना कर दूं तुम्हें? देखो, तुम्हें बहुत खाना बनाना, टाइम से बना दो, वो भी माँ जी के यहाँ पर आने से पहले पहले, समझी? क्योंकि मेंस लोगों को अपने ऑफिस भी जाना है। जी दीदी, मैं बनाती हूँ। आकांक्षा वहां से चली जाती है। पीहू बेचारी तेज धूप में पहले चूल्हे की पूजा करती है और मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना शुरू करती है। दूसरी तरफ सब्जी काटती है। हीरा, मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है। सोचा था इतने बड़े अमीर ससुराल में आकर अब तो चूल्हे पर खाना बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा डर सच साबित हो गया। मुझे यहाँ पर भी यही करने को मिल रहा है और इस चूल्हे से ऐसी भभक निकल रही है जैसे कि मैं भट्टी के अंदर बैठी हूँ। बस जल्दी से खाना बनाकर अंदर जाऊं। पीहू गर्मी में परेशान होकर खाना बना रही होती है और उसे ऐसे हाल में देख दूर खड़ी दोनों जेठानी हंसती हैं। अरे वाह दीदी, आपने क्या परेशान किया उसे, ऐसे देखकर मजा आ गया। बस माँ जी को पता ना चले कि हम इसे बाहर चूल्हे पर खाना बनवा रहे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर माँ जी इसके बारे में पूछे या ऊपर एसी वाले किचन में जाएं या बाहर आए, तो इस बात का ख्याल रखना। बेचारी सोच रही होगी कि अमीर ससुराल में आई है तो अमीर एसी वाले किचन में भी ऐश करूंगी, लेकिन देखा, हमने उसे जाने ही नहीं दिया। हाँ दीदी, और अभी तो रात को भी इसे इसी चूल्हे पर खाना बनवाएंगे। इसी बात पर दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को ताली मारती हैं और चली जाती हैं। तभी सास पौधे में पानी डालने जा रही होती है कि मोहिनी रोकती है। अरे क्या है, मोहिनी की बच्ची अचानक से मेरे सामने क्यों आ गई? मुझे बाहर जाने दे, पौधों में पानी डालना है। माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही पौधों में पानी डाल दिया। अच्छा, तो जैसी आलसी, चल हट। अरे माँ जी, आपको तो मुझ पर विश्वास ही नहीं, आप परेशान क्यों हुई? अंदर बैठ जाइए, जाइए। हाँ माँ जी, मैंने देखा था, इसने पौधों में पानी डाल दिया। ठीक है। इसके बाद सुमित्रा अपने कमरे में जाकर टीवी देखती है। तभी आकांक्षा, ओ गरीब बहू कहीं की, कितनी देर हो गई, तुमसे अभी तक खाना नहीं बना? कितना घर वालों को वेट करवाओगी? बस जेठानी जी, खाना बन गया, मैं ला ही रही थी। तभी दोनों जेठानी छुपाकर पीहू का खाना डाइनिंग टेबल तक पहुंचा देती हैं और फिर ससुराल वाले पीहू के हाथ की पहली रसोई का खाना खाकर उससे बहुत खुश होते हैं और सब उसे चांदी का सिक्का देते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया खाना बनाया था बहू तुमने। सच में खाना खाकर मजा आ गया। वैसे तुम्हें खाना बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम्हारी जेठानी ने मदद करी थी? हाँ हाँ माँ जी, हम दोनों ने पीहू की मदद करी थी। पीहू, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ हुई? नहीं जेठानी जी। बेचारी पीहू के पास जेठानी की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। सब खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। रात को भी दोनों जेठानी उसे चूल्हे के पास ले जाती हैं और वहीं खाना बनवाती हैं। तब सास रसोई की तरफ जा रही होती है कि आकांक्षा रसोई से बाहर आकर, क्या क्या क्या, क्या हुआ माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे परेशान मैं नहीं, परेशान तू है। देख, तुझे कितना पसीना आ रहा है और तू मेरे सामने क्यों खड़ी है? मुझे रसोई में जाने दे, देखूं तो सही छोटी बहू कैसे खाना बना रही है। अरे माँ जी, इतनी गर्मी हो रही है, पसीना तो आएगा ही। और आप भी पीहू के पास मत जाइए, उसने बोला है अगर आप उसके सामने जाओगी तो वो घबरा कर खाना नहीं बना पाएगी। इसीलिए तो मैं हमेशा उसके साथ हूँ रसोई में, सुबह से लेकर अभी तक। अरे तो मैं कौन सा उसे खा रही हूँ, सिर्फ देखने आई हूँ, दूर से देखने दे। और हमारी रसोई में तो दो दो एसी लगे हुए हैं, फिर तुझे पसीना क्यों आ रहा है? माँ जी, आप भी बच्चों की तरह बहुत जिद करती हैं। आपको विश्वास नहीं है मुझ पर? मैं उस बेचारी को सुबह से साथ दे रही हूँ। तभी मौके पर मोहिनी आती है। अरे माँ जी, मुझे स्वेटर बुनना नहीं आ रहा है, जरा आप मुझे बता देंगी? ए करम जली, ये कौन सा टाइम है स्वेटर बनाने का? भी सर्दी में बहुत टाइम है। प्लीज प्लीज माँ जी, बता दीजिए ना। आपकी बहू कुछ सीखना चाहती है, आप सिखाएंगे नहीं? अच्छा ठीक है, चल मेरे कमरे।
शुक्र है बच गए हम दोनों, वरना पोल पट्टी सारी खुल जाती। फिर आकांक्षा पीहू के पास जाती है, जहां उसका एक हाथ चूल्हे पर जल जाता है और वो फिर भी खाना बनाती है। बस बस पीहू, थोड़ी देर और फिर इस जलन पर बर्फ लगा लेना। ओ मैडम जी का हाथ जल गया। शादी से पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं होगा ना, जो इतना ड्रामा कर रही हो। फटाफट खाना बना, 8 बजे का डिनर का टाइम हो चुका है। आकांक्षा उसे ताना देकर अंदर चली जाती है। वहीं पीहू की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे मायके में भी इसी चूल्हे पर जिंदगी थी और ससुराल में भी यही है। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं हमेशा ऐसे ही परेशान रहूंगी। जैसे तैसे पीहू खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन भी पीहू उदास मन से चूल्हा जलाकर चाय बना रही होती है, पर तब सुमित्रा उसे देख ही लेती है। पीहू बहू, तुम यहाँ चूल्हे पर घर के बाहर चाय क्यों बना रही हो? माँ जी यहाँ नहीं तो कहाँ बनाऊं, यही तो रसोई है। क्या? ये तुम्हें किसने बोला? ये हमारी रसोई नहीं है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एसी वाली किचन है हमारी। मैं सब समझ गई, ये सब उन दोनों महारानियों ने करवाया होगा ना। अभी बताती हूँ, छोड़ूंगी नहीं उन्हें। अंदर आओ बहू। माँ जी प्लीज, अगर उन दोनों जेठानी ने जानबूझकर भी ये सब करवाया है तो कोई बात नहीं, मैं कोई कलेश नहीं चाहती। आप भूल जाइए, मैं अंदर रसोई में जाकर खाना बनाती हूँ, आप मुझे बता दीजिए। तो इतना सब होने पर भी ऐसे कर रही है, और तेरे तो हाथ भी जल गया है। रुक, मैं दवाई लगा दूं। तब सास पीहू के हाथ पर दवाई लगाकर उसे एसी वाले किचन में ले जाती है, जहां बड़े से एसी वाले किचन को देख पीहू बहुत खुश हो जाती है और मन लगाकर खाना बनाती है। वहीं दोनों बहू अभी तक सो रही होती हैं। वाह, ये कितना बड़ा एसी वाला किचन है। कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये मेरा एसी वाला किचन हो सकता है। यहाँ तो मुझे बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, पसीने का एक बूंद नहीं आया अभी तक मेरे माथे पर, और वहाँ मैं घर में कितना परेशान होती थी। बाप रे, मैं तो सांस नहीं ली जा रही है। ऊपर से इतनी गर्मी, पता नहीं ये रोटी कब बनेगी। ऊपर से इतनी छोटी रसोई है, रात को सब समेट कर यहीं पर सोने का इंतजाम करना होता है, फिर सुबह हटाकर यहीं पर खाना बनाना पड़ता है। अरे मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तो इस वक्त परेशान हो रही है। अब रसोई को कोसने से क्या होगा, तू हट जा, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं माँ, आप रहने दीजिए। जब मैं पूरी पसीने में भीगी हुई हूँ तो आप खाना बनाकर क्या करेंगी? रहने दीजिए। जिद्दी लड़की, मानती नहीं है। तब पति आकर, और मैडम, यहाँ खाना बनाने में मजा तो आ रहा है ना? सुनो, शाम को तुम्हारे हाथ का कढ़ाई पनीर खाऊंगा, तो बना देना। जी मैं बना दूंगी। फिर सबको खाना खिलाने के बाद पीहू बाजार चली जाती है और सामान खरीदती है। हाँ, तो मैंने कढ़ाई पनीर बनाने के लिए शिमला मिर्च, प्याज, पनीर और बाकी मसाले खरीद लिए हैं। कल सांभर बनाऊंगी, ये ड्रम स्टिक्स भी ले लेती हूँ। पीहू सारा सामान खरीद कर घर आ जाती है और शाम को भी अपने एसी वाले रसोई में टेबल पर बैठकर आराम से सब्जी की कटिंग करती है। वाओ, यहाँ पर तो जमीन पर भी नहीं बैठना पड़ रहा, और ठंडक कितनी है। और वहाँ मेरी कितनी छोटी सी रसोई थी। यहाँ तो एक एक बर्तन भी अच्छे से रैक में लगे हुए हैं, पर मायके में टब के अंदर ही सब घुसा कर रखना पड़ता है। ओ मैडम, आपकी इस एसी वाली रसोई में आने की कोई औकात नहीं है, तो तुम यहाँ कैसे पहुंची? अच्छा, माँ जी को पता चल गया होगा। फिर भी देखो, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती है तुम जैसी गरीब चूल्हे पर खाना बनाती हुई अच्छी लगती है ना कि ऐसे एयर कंडीशनर किचन में। जेठानी जी, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। तब दोनों इतराकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी जबरदस्ती पीहू का हाथ पकड़कर उसे चूल्हे पर खाना बनवाने के लिए ले जा रही होती हैं। तब ये देख सास को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी एक बहू को तमाचा मार देती है। दूसरी डरकर पीछे खड़ी हो जाती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई पीहू के साथ ऐसा करने की? कल बस मैं पीहू की वजह से चुप रह गई थी, वरना ये थप्पड़ दोनों को कल ही लग जाता। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं था? जिस एसी वाले किचन पर तुम इतना घमंड खा रही हो, वो घर और रसोई मेरी है। भूलो मत, तुम दोनों भी एक ऐसे घर से आई हो जहाँ EMI पर सिर्फ घर में एक एसी लगा था, लेकिन यहाँ हर कमरे में हर जगह एसी है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम पीहू के साथ ऐसा करो? माफी मांगो उससे। माफ कर दो पीहू, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुझे भी माफ कर दो पीहू। कोई बात नहीं जेठानी जी, भूल जाइए और आज से एक नई शुरुआत कीजिए। इस दिन के बाद दोनों बहू सुधर जाती हैं और आपस में तीनों खुशी से रहती हैं। आज तो रसोई भट्टी जितनी तप आ रही है। गर्मी का हाल देखकर मेरा तो खाना बनाने का बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा। गर्मी से पसीने पसीने होकर रीता चूल्हे के पास से उठकर दाल चावल पकाने के लिए डब्बा खोलती है। हे भगवान, डिब्बे में तो कितनी कम दाल और चावल हैं।
इनमें तो सब लोगों का पेट कैसे भरेगा। तभी कड़कड़ाती धूप में गोमती सर पर चावल का कट्टा लिए रसोई में आती है। हे राम जी, ओहो हो, बाहर तो बिल्कुल तीखी मिर्ची जितनी तेज की धूप हो रही है। रीता बहू, जरा चावल की बोरी उतार दे माथे पर से। हाँ जी माँ जी, आप इतनी कड़कड़ाती धूप में राशन कोटा लेने चली गई। मैं ले आती राशन, मुझे बता देती। अरे रीता बहू, ये तो एकदम से रमा बहन ने बता दिया कि कोटे पर राशन बंट रहा था, वरना इस महीने का चावल राशन कोटे वाले घपला कर जाते। सरकारी तनख्वाह खा रहे हैं, इसके बाद भी गरीब का राशन बेचकर बेईमानी करते। हम जैसे गरीब परिवारों का गुजारा तो महीने भर ये दाल चावल खाकर ही चलता है। खैर, अब जल्दी से दाल चावल चढ़ा दे चूल्हे पर, दोपहरी का टाइम हो गया है। प्रकाश राकेश आते ही खाना मांगेंगे। कुछ ही देर में रीता सबके लिए सादे दाल चावल बनाती है। प्रकाश, राकेश, आगे बेटा, देखो गर्मी से कैसे पसीना पसीना हो रहे हो। आओ आओ, खटिया पर बैठ जाओ, थोड़ी हवा लगेगी पंखे की। पंखे की भी क्या हवा खाएंगे पिताजी, मरा मरा सा तो पंखा चल रहा है। भूख लगी है। रीता भाभी, खाना ले आओ। जी देवर जी, थाली लगा रही हूँ। रीता दोनों को दाल चावल डालकर देती है। गर्मा गर्म दाल चावल ही खा लीजिए। दोनों भाई दोनों मुंह सड़ा लेते हैं। सवेरे भी तुमने दाल चावल खिलाया था, फिर दोपहर में दोबारा से दाल चावल बनाने की क्या जरूरत, रोटी सब्जी बना लेती। वैसे भी गर्मी में चावल खाकर आलस आता है, तो आप दिन में रोटी बनाया करो। पिछले 2-3 हफ्तों से दिन रात चावल ही बना रही हो भाभी। तुम दोनों भाई के बड़े नखरे हैं। रोटी खानी है तो घर में आटा भरवा दो। 1 महीने से ऊपर हो गया, राशन कोटे वाले ने गेहूं देना बंद कर दिया, खाली चावल मिल रहा है, वो भी। अम्मा, कोटे वाले गेहूं देना बंद कर दिया तो क्या हम रोटी खाना छोड़ देंगे? लाला के यहाँ से 2-4 किलो आटा ले आओ। अरे, आटे की थैली लेने गई थी मैं लाला के यहाँ। पैकेट वाला आता है 50 किलो और खुला चोकर वाला आता है 40 रुपए किलो, बेच रहा था। अरे भाग्यवान, इस बनिया के यहाँ तो आटा चावल दाल सब चीज का दाम बहुत तेज रहता है। आटे का महंगा रेट सुनकर दोनों भाई का कलेजा मुंह को आ जाता है। दोनों चुपचाप से दाल चावल खाने लगते हैं। ऐसे ही गरीब परिवार वाले डेली डेली दाल चावल खाकर गुजारा कर रहे थे। फिर एक सुबह, रीता, नंदू, ये लो बच्चों तुम्हारे खाने का डिब्बा, पूरा खाना खत्म कर लेना, आज बचा कर मत लाना। माँ, आज खाने में क्या दिया है? बच्चों, रात का दाल चावल बचा हुआ था, वही गर्म करके डाल दिया है, खा लेना। दाल चावल सुनकर दोनों बच्चे चिढ़ जाते हैं। मैं नहीं ले जाऊंगा स्कूल में ये सड़ा सा बासी दाल चावल, आप ही खा लो ये। आपको पता है हमारे स्कूल के बाकी बच्चे टिफिन में पनीर की भुर्जी, घी के पराठे, पुलाव और पके हुए आम भी खाने को लाते, हमको ललचा ललचा कर खाते हैं। कहते हुए मासूम नंदू की आंखें नम हो जाती हैं, जिसे देखकर रीता का दिल निकल आता है और दोनों दाल चावल का डिब्बा छोड़कर चले जाते हैं। हे भगवान, ये गरीबी पता नहीं हमारे घर से कब दूर होगी। दरअसल मुंशी चंद के घर की आर्थिक दशा इसीलिए भी गरीब थी क्योंकि कमाने वाले 2 भाई थे जो चाय पत्ती बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों की तनख्वाह उनकी मेहनत से काफी कम थी। फिर एक दिन फैक्ट्री में, इतनी गर्मी में चाय पत्ती बनाते बनाते पूरा शरीर चिपचिप करने लगता है। मेरे तो पसीना छूट रहे हैं। वो देख, मालिक कुर्सी पर नहीं बैठे, टेबल फैन चल रहा है, थोड़ी हवा खा लेते हैं। पसीने में तरबतर दोनों भाई जैसे पंखे की हवा खाने आते हैं, तभी उनका कंजर मालिक होटल से शाही खाना लेकर आ जाता है और उसे पिनक चढ़ जाती है। अच्छा जी, तो काम छोड़कर यहाँ फ्री फंड की हवा खाई जा रही है। काम की न काज के, दुश्मन अनाज के। वो मालिक, पसीने से पूरा शरीर भीग गया था, इसलिए थोड़ा हवा खाने लगे। अरे ज्यादा सफाई मत दो, जाकर काम करो हरामखोर कहीं के। जी मालिक। पंखे की ठंडी ठंडी हवा में मालिक दाल मखनी, मटर पनीर, तंदूर की रोटियां, पुलाव, ठंडी रसमलाई रखकर खाना चालू करता है। आज तो बढ़िया दावत हो गई, मेरी तो जीभ लपलप रही है। दाल मखनी से शुरू करता हूँ। आहा। मालिक को शाही खाना खाते देखकर दोनों भाई का मन ललचा जाता है। जिसके पास पैसा है उसके लिए महंगा खाना खरीद कर खाना कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे तो इतनी दिहाड़ी भी नहीं है कि हम दाल चावल के अलावा कुछ और खा सके। काम खत्म करके दोनों रात को मुंह लटकाकर घर आते हैं, जहां बिजली कटने के चलते पूरे परिवार आंगन में बैठा था। आज खाने में क्या बनाया है? अजी, मसूर की दाल और चावल बनाया है। फिर से दाल चावल दाल चावल, दिन रात दाल चावल खाकर मुझे तो बुखार लग गया है, मुझे नहीं खाना। मेरी भी भूख मर गई है, मेरा भी खाना मत निकालना भाभी। दोनों भाई गुस्से में रीता पर खुंदक निकालते हैं। इस पर सास भी झुंझला जाती है। तुम दोनों से दाल चावल नहीं घोटा जा रहा तो साग सब्जी खरीद कर ले आओ।
फिर बहू तुम दोनों को स्पेशल खाना बनाकर खिलाएगी। गर्मी के चलते बाजार में सब्जियां सोने के भाव बिक रही हैं। कोई भी सब्जी 20 रुपए पाव से नीचे नहीं है। 80 और 100 रुपए किलो की सब्जी बिक रही है। तुम दोनों को दाल चावल नहीं खाना तो पहले बताते, राशन बर्बाद तो नहीं होता। माँ अब आप दाना पानी लेकर मत शुरू हो जाओ, खा लेंगे हम दाल चावल। पूरा परिवार मन मार कर दाल चावल खाता है। तभी पड़ोसन सुषमा कटोरी में सब्जी देने आती है। अरे गोमती बहन, अरे ओ रीता बहू, घर में हो क्या? जी सुषमा आंटी, सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, कहिए कुछ काम था? अरे ना, वो मैंने मलाई चाप बनाई थी, फिर कल रात को हम सब लोग खाना खाने होटल में चले गए तो फिर सारी की सारी सब्जी बच गई, किसी ने छुई तक नहीं। मैंने सोचा तुम्हारे परिवार में इस्तेमाल हो जाएगी। सुषमा सब्जी देकर चली जाती है। मलाई चाप देखकर गरीब ससुराल वालों का मन ललचा जाता है। खुशी न्यू कटोरी पर लपक कर छिनछिना करने लगते हैं। मैं कहता हूँ छोड़ तो खुशी दीदी, मैं खाऊंगा ये मलाई चाप। भुक्कड़ कहीं का सारा मलाई चाप अकेले अकेले खाएगा, चल मुझे भी दे। तुम दोनों भाई बहन ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? लाओ मैं सबको दे दूंगी थोड़ा थोड़ा। रीता सबको मलाई चाप देती है, जिससे थोड़ी सी खाते सबकी शक्ल बन जाती है। अरे बहू, उस मलाई चाप के अंदर से तो खटास भरी महक आ रही, जैसे कि खराब हो गया हो। अरे नहीं माँ, सुषमा आंटी ने दही डालकर बनाई होगी ना, इसलिए खट्टा खट्टा लग रहा है। आप खा लो, मुझे तो चावल के साथ अच्छा लग रहा है। तभी रीता मलाई चाप के ऊपर फफूंदी देखकर भड़क जाती है। देवर जी, माँ जी सही कह रही हैं, मलाई चाप खाने लायक नहीं है। लगता है सुषमा आंटी जी ने हमारे परिवार को 2-3 दिन पुरानी मलाई चाप खाने को पकड़ लिया है। तभी तो मैं सोचूं, बहू ये कंजर सुषमा तो अपने घर की एक सुई भी ना दे, फिर उसने इतनी महंगी मलाई की सब्जी हमारे परिवार को खाने के लिए क्यों दी? इन लोगों के अंदर इतना दिल नहीं होता कि किसी गरीब को ताज़ा खाना खाने को दे दें। इसी तरह परिवार में सिलसिला जारी था। रोज रोज दाल चावल खाने के चलते अब दोनों बच्चों के शरीर में कमजोरी सताने लगी थी, क्योंकि उन्हें पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे थे। वहीं देवर पति भी 2 टाइम की जगह 1 टाइम दाल चावल खाते थे। ऐसा करती हूँ, लाल के यहाँ से सोयाबीन का पैकेट और थोड़ा सा छोला राजमा उधार ले आती हूँ, वही बना लूंगी तो सब लोग थोड़ा ढंग से खा लेंगे। गरीब बेचारी बहू जैसे बनिया की दुकान पर आती है तो वह चिकचिक करने लगता है। अरे जरूरी मुंह उठाकर उधार मांगने आई होगी, ध्यान नहीं दूंगा तो खुद चली जाएगी। हाँ कहो कौशल्या बहन, और क्या दूं? 1 किलो रिफाइंड, 2 किलो राजमा, चीनी, घी। या बस लाला जी, हो गया। बस अपने लड़के के हाथ से बासमती टुकड़ा चावल की बोरी भिजवा देना घर पर। जी भिजवाता हूँ। लाला जी, मुझे 1 किलो राजमा छोला और सोयाबीन कर दो, पैसे बाद में दे दूंगी। माफ करना गोमती की बहू, मैंने उधार देने का धंधा पानी बंद कर दिया है। लगता है तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा, आज नकद कल उधार। वैसे भी तुम जैसे गरीब परिवार वालों को रूखे सूखे दाल चावल के अलावा कुछ हजम भी नहीं हो सकता। लाला के इस कदर खिल्ली उड़ाने पर दुकान पर खड़े बाकी सारे ग्राहक हंसने लगते हैं, जिससे रीता रोते हुए सर झुकाकर चली जाती है। अपनी रसोई की कमी घाटी को देखकर वो दुखी दुखी रहने लगती है। एक दोपहर दोनों बच्चे स्कूल से आते ही उल्टी करते हैं। अरे मेरे बच्चों, क्या हो गया? तुम दोनों को जब से स्कूल से आए हो उल्टी पर उल्टियां किए जा रहे हो, क्या करूं? अरे बहू, हो सकता है धूप में आए हैं तो लू लग गई होगी या कुछ उल्टा सीधा खाया होगा खरीद के। दादी, हमने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया था, बस दाल चावल खाया था। पिछले 2-4 दिनों से डेली स्कूल में उल्टी होती है और आज हेल्थ केयर में हमारा चेकअप हुआ था। डॉक्टर मैडम ने कहा कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। उन्होंने हरी हरी सब्जी खाने के लिए भी बोला था और रोटी खाने के लिए, फल खाने के लिए भी बोला है। बस माँ जी, मैं अपने बच्चों की सेहत के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकती। परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए 2 जने कमाएंगे और 10 जने खाएंगे तो गुजारा नहीं होगा। परिवार के सही से चलने के लिए व्यक्ति का कमाना जरूरी है। कमाने का निर्णय लेकर अब रीता तपतपाती धूप में काम की तलाश में निकल जाती है और उसे एक बुटीक की दुकान पर सिलाई का काम मिल जाता है, जिससे अब वह साग सब्जी, आटा वगैरह का खर्चा निकालने लगती है। कुछ हफ्ते बाद, क्या बात है भाभी, आज तो खाने में सब्जी, रोटी, दाल चावल और मीठा भी है। किस खुशी में इतना सब कुछ बनाया है आपने? बहू ने अपना काम से एडवांस उठाया है, उसी में से ये खाना सबके लिए बनाया है। आज हम लोगों को रूखी सूखी दाल चावल नहीं खाने पड़ेंगे। ये कहते हुए सास की आंखें डबडबा जाती हैं और फिर पूरा गरीब ससुराल बड़े चाव से शाही खान पान का स्वागत लेता है। और अब गरीब परिवार में रोजाना का फीके दाल चावल बनने का सिलसिला खत्म हो जाता है।